हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रियानंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं ध्यान से सुन लीजिए। सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है इस चैनल में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें डेली टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन की क्लास होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए। बैंकों के चेक के संसाधन के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? ऑप्शन देखिएगा, एक OCR का, MICR का, या फिर OMR का, या फिर PMR का। तो दोस्तों बैंकों के चेकों के संसाधन के लिए प्रयोग किया जाता है MICR का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। और इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 सही है, MICR। बैंकों के चेकों के संसाधन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 2। 14 के टीवी या कंप्यूटर मॉनिटर के 14 की बीमा होती है। ऑप्शन देखिएगा, एक स्क्रीन की लंबाई की, ऑप्शन 2 स्क्रीन की चौड़ाई की, या फिर ऑप्शन 3 स्क्रीन के विकर्ण की, या ऑप्शन 4 संपूर्ण मॉनिटर की अधिकतम लंबाई की। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, स्क्रीन के विकर्ण की। कहा गया है कि 14 इंच के टीवी की या फिर कंप्यूटर मॉनिटर के 14 इंच की बीमा होती है स्क्रीन के विकर्ण की, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 3। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और उछल बनाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? ऑप्शन देखिएगा, एक स्पंज, 2 सल्फर, 3 क्लोरीन, या 4 पॉलीथीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, सल्फर को। कहा गया है कि प्राकृतिक रबर को अधिकतम मजबूत और उछल बनाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो सल्फर को मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 4। डिटर्जेंट होते हैं, ऑप्शन देखिएगा, एक वसा अम्लों के सोडियम लवण, ऑप्शन 2 सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण, या ऑप्शन 3 बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण, या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण डिटर्जेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 5। विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त नोबल गैस है क्या? ऑप्शन देखिएगा, एक नियोन, 2 आर्गन, 3 रेडोन, या 4 जीनोन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, रेडोन इसका सही आंसर है, याद रखना है। विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त नोबल गैस होते हैं रेडोन, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। स्टील में होता है कितना कार्बन? ऑप्शन देखिएगा, एक 0.1 से 2% कार्बन, या फिर 5 से 10% कार्बन, या फिर ऑप्शन नंबर 3 1% से अधिक कार्बन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 कोई कार्बन नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, 0.1 से 2% कार्बन होता है स्टील में, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिए। विज्ञान पत्रिका नेचर जियोसाइंस में एक रिपोर्ट के अनुसार संचार के 33 डाटाओं में से 24 घंस रहे और इस प्रकार सिकुड़ रहे हैं। महान संकट कोटि में भारतीय डेल्टा है। ऑप्शन देखिएगा, एक ब्राह्मणी, 2 गोदावरी, 3 महानदी, या 4 कृष्णा। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। जी हाँ, महानदी, ऑप्शन नंबर 3 सही है, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 8। मेघ बीजन या कृत्रिम वर्षा के लिए आमतौर पर प्रयुक्त रासायनिक द्रव्य है क्या? ऑप्शन देखिएगा, एक सिल्वर आयोडाइड, 2 सोडियम क्लोराइड, या 3 सूखी बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 सही है, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 9। असम में मानस सेंचुरी प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखिएगा, एक हाथियों के लिए, 2 रीछों के लिए, 3 बाघों के लिए, या फिर जंगली गधों के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हाथियों के लिए। जी हाँ, असम में मानस सेंचुरी प्रसिद्ध है हाथियों के लिए, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 10। ग्रीन हाउस गैसों को मॉनिटर करने के लिए विश्व का पहला उपग्रह निम्न में से किस देश ने छोड़ा था? ऑप्शन देखिएगा, एक US,
यूएसए या फिर रूस या जापान या फिर चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ जापान। ग्रीन हाउस गैसों को मॉनिटर करने के लिए विश्व का पहला उपग्रह निम्न में से किस देश ने छोड़ा था? तो जापान ने, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, सवाल नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। सरकार ने NREGA स्कीम का नाम बदल दिया है और स्कीम से जुड़ा हुआ नाम है, ऑप्शन देखिएगा, 1 राजीव गांधी का, 2 जवाहरलाल नेहरू का, या फिर महात्मा गांधी जी का, या ऑप्शन नंबर 4 इंदिरा गांधी का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी का। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। सरकार ने NERGA इस स्कीम का नाम बदल दिया है और स्कीम से जुड़ा हुआ नाम है महात्मा गांधी जी का। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 12। न्यूयॉर्क में एनर्जीज ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के यूएस विभाग ने अंतरिक्ष का इतिहास समझने के प्रयास में एक विशाल परमाणु समैशर का प्रयोग किया और तापमान पैदा किया। ऑप्शन देखिएगा, 1 52 मिलियन डिग्री सेल्सियस का, या फिर 85 बिलियन डिग्री सेल्सियस का, या फिर ऑप्शन 3 2.5 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस का, या फिर 4 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस का। ऑप्शन देखिए इसका कौन सा सही होगा फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा न्यूयॉर्क के एनर्जीज ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के यूएस विभाग ने अंतरिक्ष का इतिहास समझने के प्रयास में एक विशाल परमाणु समैशर का प्रयोग किया और तापमान पैदा किया है 4 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस का। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, सवाल नंबर 13। सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार जिसने गरीबी पर नए आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, अब गरीबी रेखा से नीचे वालों की संख्या है कितनी प्रतिशत? ऑप्शन देखिएगा, 1 33%, 2 35%, या फिर 38%, या ऑप्शन नंबर 4 40.5%। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ 38%। कहा गया है कि सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार जिसने गरीबी पर नए आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, अब गरीबी रेखा से नीचे वाले की संख्या है 38%, 38%। याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, सवाल नंबर 14। MIRV इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम? ऑप्शन देखिएगा, 1 मल्टी डायरेक्शनल इंडिपेंडेंटली रिओरिएंटेड व्हीकल, या फिर ऑप्शन 2 मल्टीपर्पज इंटेग्रली टारगेटेबल रिवोल्यूशनरी, या फिर ऑप्शन 3 मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल, या फिर ऑप्शन नंबर 4 मल्टी डायमेंशनल इंडिपेंडेंट रीएंट्री व्हीकल। इसमें से कौन सा MIRV का फुल फॉर्म है, इसका पूरा नाम? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? MIRV का पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, MIRV का फुल फॉर्म। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 15। लोक नृत्य गरबा किस राज्य के साथ संबंधित है? ऑप्शन देखिएगा, 1 राजस्थान, 2 आंध्र प्रदेश, 3 गुजरात, या 4 हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर देखिए, ये 2 यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन ये 2 सही है, गुजरात। कहा गया कि लोक नृत्य गरबा किस राज्य के साथ संबंधित है? तो गुजरात के साथ। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 16। विद्युत उपलब्ध कराने वाला कैगा 2 संयंत्र है? ऑप्शन देखिएगा, 1 जल विद्युत परियोजना, 2 कोयला परियोजना, 3 परमाणु शक्ति रिएक्टर, या ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा परमाणु शक्ति रिएक्टर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, सवाल नंबर 17। उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है? ऑप्शन देखिएगा, 1 राइबोफ्लेविन, ऑप्शन 2 एस्कॉर्बिक अम्ल, या ऑप्शन 3 टेकोफेरॉल, या ऑप्शन 4 थाइमीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। जी हाँ, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 18। श्वेत फास्फोरस को सदा रखा जाता है किसमें? ऑप्शन देखिएगा, 1 बेंजीन में, 2 केरोसिन में, 3 ईथर में, या 4 जल में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा श्वेत फास्फोरस को हमेशा रखा जाता है जल में, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 19।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन देखिएगा, एक पन्ना लाल घोष बांसुरी, ऑप्शन 2 गुरु गोपी कृष्ण कथक, ऑप्शन 3 निखिल बनर्जी संतूर, या फिर ऑप्शन 4 नंदलाल बोस चित्रकला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कहा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा, जो कि गलत है, वो होगा सही आंसर निखिल बनर्जी संतूर। ये वाला युग्म गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। बाकी ये 3 सही है और ये गलत है, इसलिए ये सही होगा आंसर। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 20। इब्राहिम अलकाजी किस क्षेत्र की जानी मानी हस्ती है? किस क्षेत्र की? ऑप्शन देखिएगा, एक लोक नृत्य, 2 थिएटर, 3 व्यापार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इब्राहिम अलकाजी किस चीज़ के क्षेत्र से संबंधित है? तो ना ही लोक नृत्य के और ना ही थिएटर के और ना ही व्यापार के। तो ये इसमें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? ऑप्शन देखिएगा, 1 कोलिमा, 2 पुरासे, 3 सेमेरू, या 4 इटना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ कोलिमा, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 22। समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 आश्वन द्वारा, 2 वाष्पन द्वारा, 3 फिल्ट्रेशन द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 प्रभाजी आश्वन द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, इसका सही आंसर है आश्वन द्वारा। समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो आश्वन द्वारा, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 23। ध्यान से सुनिए, जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, हर रोज सुबह 6 बजे करेंट अफेयर की क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और हर रोज शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है। टॉप 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस की और मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर की क्लास होती है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कैसे करना है? देखिए, वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, दिखा आपको? हाँ जी, उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, और फिर आपको एक बेल आइकन ऐसा घंटा दिख रहा होगा, आप देखिए स्क्रीन पे मैं बना रही हूँ, देखिए ऐसा घंटा दिख रहा होगा आपको, उस घंटे को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को, फिर उसमें ऑल में क्लिक कर देना। उससे क्या होगा कि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। और अगर आप वाकई में अपनी एग्जाम्स की तैयारी जोरदार करना चाहते हो तो इसकी जो नोटिफिकेशन जाएगी आपके पास, वो वीडियो को आप डेली देखा कीजिए, समझ कर पढ़ा कीजिए। एक बार में अगर नहीं समझते हो तो 2 बार देखा करो, पर ध्यान से देखा कीजिए और समझ कर पढ़ा कीजिए। आपकी तैयारी जोरदार होती रहेगी, मैं गारंटी लेती हूँ कि आपकी तैयारी जोरदार होती रहेगी अगर आप डेली इस चैनल की क्लास सुबह और शाम करेंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के को तैयारी करते हो, पढ़ते हो। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। देखिए, सवाल नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी शीतल महासागर धारा है? ऑप्शन देखिएगा, 1 हम्बोल्ट धारा, 2 ब्राजील धारा, 3 ओयाशियो धारा, या ऑप्शन 4 किनारी धारा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ हम्बोल्ट धारा। निम्नलिखित में से कौन सी शीतल महासागर धारा है? तो हम्बोल्ट धारा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात संवर्धन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखिएगा, 1 व्यापार विकास प्राधिकरण, ऑप्शन 2 खनिज तथा धातु व्यापार निगम, या ऑप्शन 3 सहकारी विपणन समितियां, या फिर ऑप्शन नंबर 4 भारतीय राज्य व्यापार निगम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सहकारी विपणन समितियां। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात संवर्धन से संबंधित नहीं है? तो सरकारी विपणन समितियां संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय कर से संबंधित है? ऑप्शन देखिएगा, 1 उत्पाद शुल्क, बिक्री कर तथा सीमा शुल्क, ऑप्शन 2 उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा आयकर, या ऑप्शन 3 आयकर, सीमा शुल्क तथा गृह कर, या फिर ऑप्शन नंबर 4 सीमा शुल्क, मनोरंजन कर तथा आयकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय कर से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा आयकर, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 26। पुस्तक टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, APJ अब्दुल कलाम, अमर्त्य सेन, MS स्वामीनाथन, या फिर मोंटेक सिंह
आलूवालिया। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड, इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा एस स्वामीनाथन, यानी कि एस स्वामीनाथन पुस्तक टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड के लेखक हैं एस स्वामीनाथन, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, विश्व व्यापार संगठन WTO शुरू किया गया था किस वर्ष? ऑप्शन देखिएगा, 1 1984 में, 2 1994 में, या फिर 1995 में, या फिर ऑप्शन नंबर 4 1996 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, विश्व व्यापार संगठन शुरू किया गया था वर्ष 1995 में, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 28, अगर आप मेरी इससे पिछली वीडियोस को देखना चाहते हो तो आई बटन पे देख सकते हो करेंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस को, और अगर बाकी वीडियो को आप देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल रखी है, वहाँ पे देख सकते हो। और प्लेलिस्ट में जाकर करेंट अफेयर की प्लेलिस्ट है और जनरल अवेयरनेस की, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें ग्रुप ऑफ 7, इसरो और भी बहुत सारे टॉप क्वेश्चन, जो कि वंदे भारत मिशन, बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियोज़ बना रखी है जो कि टॉप सेलेक्टेड हैं, तो आप जाकर देख सकते हो। और कोरोना वायरस की भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें कि आपको कोरोना के लिए जो 2 दवाई ट्रायल के लिए दी गई है वो, और भी कोरोना में वेंटिलेटर कैसे हेल्पफुल है, और फिर वेंटिलेटर है क्या, और भी बहुत सारी मैंने वीडियोस बना रखी है, आप जाकर देख सकते हो। ओके, और अगर आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, सवाल नंबर 28 देखिए कि किसने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है? ऑप्शन देखिएगा, 1 राज नारायण बोस, ऑप्शन 2 बाल गंगाधर तिलक, या फिर ऑप्शन नंबर 3 स्वामी विवेकानंद, या फिर आचार्य विनोबा भावे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, आचार्य विनोबा भावे जी ने कहा था कि देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है, इसलिए ये किसने कहा था? तो आचार्य विनोबा भावे जी ने, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन नहीं है? ऑप्शन देखिएगा, 1 BCG, ऑप्शन 2 एंटी रेबीज, ऑप्शन 3 पोलियो वैक्सीन, या फिर ऑप्शन 4 प्रोजेस्ट्रोन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें तो BCG वैक्सीन है, एंटी रेबीज वैक्सीन है और पोलियो वैक्सीन है ही, तो ये प्रोजेस्ट्रोन ये वैक्सीन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्या? तो वैक्सीन नहीं है, प्रोजेस्ट्रोन वैक्सीन नहीं है इन चारों में से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, सवाल नंबर 30, दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुंबकीय तरंगे भेजने वाला पहला वैज्ञानिक है कौन? ऑप्शन देखिएगा, 1 जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ऑप्शन 2 हाइनरिच, ऑप्शन 3 थॉमस एल्वा एडिसन, या ऑप्शन 4 जॉन लोगी बियर्ड। दोस्तों इसका सही आंसर होगा जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसका आंसर कहा गया कि दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुंबकीय तरंगें भेजने वाला वैज्ञानिक है कौन? तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर 1 सही है, याद रखें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जितना शेयर कर सकते हो इस वीडियो को उतना शेयर कीजिए, क्योंकि ये सारे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। मैं डेली कहती हूँ कि इसमें सारे क्वेश्चन सुबह 6 बजे करेंट अफेयर और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है, टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन की क्लास होती है। तो इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो, खास करके उन स्टूडेंट को जरूर शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करते हो अगर आप तो मुझे खुशी होती है, और कुछ नहीं होता तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।